हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार BKC टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित का पहला लेसन, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, संख्याओं के बारे में आप सब कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। तो आज जो अपना टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर है, तो इसको स्टार्ट करेंगे और क्रम से सॉल्व करेंगे। अब लगातार एक एक चैप्टर करके पढ़िए संपूर्ण मैथ मेरे द्वारा कक्षा 10 की किताब से, वो भी NCERT की बुक से। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार BKC टीचिंग स्कूल में। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम लोग जानेंगे। यहाँ पर हमें यह नहीं सीखना है कि वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं या फिर संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन इन पर दी गई संक्रियाओं के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि हम संख्याओं के बारे में नौवीं की किताब में पढ़ चुके हैं। और आप सब लोग यदि नहीं जानते हैं संख्याओं के बारे में, तो लगातार कक्षा 9वीं की गणित का वीडियो अंकित सर जी के द्वारा दिया जा रहा है, तो आप सब जाकर संख्याओं के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आप सब इन सब संख्याओं के बारे में जानकारी पिछली कक्षाओं में प्राप्त कर चुके हैं। तो आज हम इन पर होने वाली कुछ संक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो संक्रियाएं अति महत्वपूर्ण हैं। तो हमें आज क्या पढ़ना है, आप सब लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम इनके दो विशेष गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे, तो इस पर चर्चा होगी। बाकी सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पर हम जो सॉल्व करेंगे वो है धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण। वास्तविक संख्याओं में किस पर चर्चा करनी है, तो हमें चर्चा करनी है धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणधर्म। अति महत्वपूर्ण गुणधर्मों पर चर्चा करनी है। गुणधर्मों पर तो वास्तविक संख्या में हमें आज धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुणधर्मों के बारे में चर्चा करनी है। तो वो दो महत्वपूर्ण गुणधर्म कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग यहाँ पर इन दो महत्वपूर्ण गुणधर्मों को लिखना चाहें, तो ये गुण जो होते हैं उसमें से पहला जो गुण है उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या नाम है, तो आप लोग इसका नाम अभी तक नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये क्लास 10th में है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, तो यह एक प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो करते हुए, प्रक्रिया या नियम होता है जिसको फॉलो करते हुए किसी भी महत्वपूर्ण यानी कि किसी विशेष सवाल को सॉल्व किया जाता है, या किसी विशेष नियम को फॉलो करते हुए किसी कार्य को किया जाता है। और दूसरा क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इन दो टॉपिकों पर चर्चा करनी है, दो महत्वपूर्ण गुणधर्मों पर चर्चा करनी है। वास्तविक संख्याओं के दो महत्वपूर्ण गुणधर्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और अंकगणित की आधारभूत
पर में चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पर चर्चा कर लेते हैं। आप सबको जैसे कि यहाँ पर नाम से पता चल रहा है विभाजन एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम क्या है, नियम, और विभाजन क्या है, विभाजन यानी कि भाग करने की प्रक्रिया, और यूक्लिड क्या है, तो ये नाम दिया गया है जिसके द्वारा खोजा गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी यूक्लिड के द्वारा खोजी गई विभाजन की प्रक्रिया। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। आप सबको नाम से पता चल गया कि यूक्लिड के द्वारा खोजी गई विभाजन की प्रक्रिया ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहलाती है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पूर्णांकों के विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। यह किससे संबंधित है, तो यहाँ देखिए हम इस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं, सो इसे हम अभी हटा देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, तो ये है क्या है, पूर्णांकों की विभाज्यता। क्या है, पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित प्रक्रिया है। पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित प्रक्रिया है, यानी कि पूर्णांकों के विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित प्रक्रिया है या किसी भी रूप में संबंधित है पूर्णांकों के विभाज्यता के नियम से। यदि साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिदम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक a को लिखेंगे यहाँ पर, इसकी जो प्रक्रिया है, एक धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए क्या दिया गया है, a को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है, b से एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है, इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है कि जो शेष फल है, शेष फल r बचता है। शेष फल क्या होता है, r बचता है, शेष फल r प्राप्त होता है। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की प्रक्रिया है वो पूर्णांकों की विभाज्यता के किसी रूप से संबंधित प्रक्रिया है। इसमें क्या किया जाता है, साधारण भाषा में कहा जाए, मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक a है, उसको किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से भाग करने पर हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे से लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पूर्णांकों के विभाज्यता से संबंधित है। साधारण भाषा में एक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा हो। आप सब लोगों को पता है कि जो शेषफल प्राप्त होता है, जो शेषफल r प्राप्त होता है वो भाजक b से हमेशा छोटा होता है। चूंकि यहाँ पर भाजक b है इसलिए शेषफल r प्राप्त होता है और r हमेशा b से छोटा होता है, r हमेशा b से छोटा हो। तो इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे लिखते हैं। चलिए अब हम इसे मिटाकर इसके ऊपर से लिखना प्रारंभ करते हैं। यहां से आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे कि यह एक धनात्मक पूर्णांक हम a ले लेते हैं और उसे b से भाग करते हैं तो हमें शेषफल r प्राप्त हो जाता है और जो r है वो हमेशा b से छोटा होता है। चूंकि एक एग्जांपल से समझिए, यदि आप यहाँ पर 5 ले रहे हैं, a बराबर कितना 5
और 20 से भाग कर रहे हैं यानी कि 3 से भाग कर रहे हैं, तो 2 बार भाग जाने के बाद यहाँ पर ज्यादा हो जा रहा है। यदि हम 1 बार भाग ले जाएं तो 3 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2। तो आपको पता चल गया यहाँ पर a की वैल्यू 5 है, धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से, b की वैल्यू 3 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है। शेषफल r प्राप्त होता है कितना 2, जो कि हमेशा किससे छोटा होता है, b से छोटा होता है। आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे कि यह एक मात्र एग्जाम्पल से समझाया गया है, जो यहाँ पर लिखा गया है वही यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। आप लोग इसे नोट कीजिए, उसको हम अभी विस्तृत रूप में समझाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आई थिंक आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर इसको देखने के बाद दूसरी प्रक्रिया पर इसके आते हैं, इसके दूसरी प्रक्रिया पर आते हैं। आप लोग यहाँ पर इतना समझ गए कि नहीं, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसके आगे अब हम देखते हैं जो यह है ये किस रूप में संबंधित है, तो पूर्णांकों के विभाज्यता के रूप में संबंधित है, जो कि आगे ही आपको बताया गया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग आप सब लोग कहां पर करेंगे, तो इसका प्रयोग जो किया जाता है 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने में। कहां पर, तो जहां पर हमें 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करना होगा, पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग। चलिए अब देखते हैं अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है उसका संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग 2 धनात्मक पूर्णांकों के विभाज्यता से संबंधित है, जबकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध 2 धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। आप सभी लोग पहले से जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अविभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप सब लोग पहले से जानते हैं कि जो एक भाज्य संख्या होती है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही फैक्ट जो है वो क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। यही फैक्ट जो दिया गया है, प्रत्येक भाज्य संख्या अद्वितीय रूप से अविभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। और अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग कहां पर करेंगे। इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं। इसका अनुप्रयोग हम लोग 2 क्षेत्रों में करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और यूक्लिड विभाजन यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग 2 क्षेत्रों में करेंगे। कौन कौन से 2 क्षेत्र हैं आप लोग यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहला है, जैसा कि आप सबको पता है कक्षा 9 में आप सब कुछ अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी आप सबको मिली होगी, जैसे कि √2, √3, -√2/√3, पाई इत्यादि, या फिर 0.0100100100001 ऐसे इसी प्रकार बढ़ते हुए चला जाए। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। देख लेते हैं नंबर 1 और नंबर 2 जो महत्वपूर्ण थे यहाँ पर, जो जिन दोनों के बारे में हमें अध्ययन करना था उनके अब जो हम अनुप्रयोग देखेंगे, इनका अनुप्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो इसका अनुप्रयोग भी 2 क्षेत्र में करेंगे। कौन कौन से 2 क्षेत्र हैं, तो सबसे पहला जो क्षेत्र है इसका, ये देखिए आप लोग इसे पहचान रहे होंगे कि ये संख्याएं कैसी संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। दी गई संख्याएं जो यहाँ पर हैं, √2, √3, √5, उसके बाद फिर इसी क्रम में और भी आगे, यानी कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं आदि की अपरिमेयता सिद्ध करने में, आदि की अपरिमेयता सिद्ध करने में, यानी कि दिया जाएगा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेयता सिद्ध करने में पहला तो ये हो गया कि हम लोग इनका जो अनुप्रयोग है वो करेंगे √2, √3, √5 आदि संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में इसका प्रयोग। और जो दूसरा क्षेत्र है, इसका दूसरा क्षेत्र क्या होगा, तो दूसरा क्षेत्र हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। दूसरा क्षेत्र हम लोग ज्ञात करेंगे कि यह खोजने में हम लोग प्रयोग करेंगे कि बताइए जो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, खोजने में सिद्ध करेंगे कि परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत कब होता है, अशांत कब होता है, अनावर्ती और आवर्ती कब होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करने में, खोजने में करेंगे कि किसी परिमेय संख्या, यानी कि कोई भी परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या क्या होती है, p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p/q अंश और हर के रूप में लिखा जाए जहां q का मान 0 ना हो। तो क्या करेंगे, इस किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करने में लिख दीजिए यहां पर किसी परिमेय संख्या p/q जहां पर q का मान 0 नहीं होता है का दशमलव प्रसार कब शांत होता है तथा कब अशांत आवर्ती होता है। प्रसार कब शांत होता है, कब शांत होता है, और इसको इस प्रकार लिखिए, कब शांत और कब अशांत और आवर्ती होता है। इसी को ज्ञात करने में हम लोग दूसरा अनुप्रयोग इसका देखेंगे कि किस प्रकार से इन सबको ज्ञात किया जाएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक कहानी से, समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को एक स्टोरी के माध्यम से। एक छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से कहानी को सुनिए और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आसान बनानी है, आसान रूप में। तो आप लोग यहाँ पर लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको समझने के लिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हम एक कहानी आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ज्ञात की जाती है। चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एक बार की बात है, एक समय की बात है, एक विक्रेता टोकरी में कुछ अंडे लेकर बेचते हुए रास्ते में चल रहा था। यानी कि एक अंडे का विक्रेता है, वो टोकरी में कुछ अंडे लिए हुए है और रास्ते में अंडों को बेचते हुए जा रहा है। और जब रास्ते में वो अंडों को बेचते हुए जा रहा था तो रास्ते में ही उसे एक व्यक्ति मिलता है, एक आलसी व्यक्ति मिलता है जिसके पास कोई काम नहीं है। वो क्या करता है, उस अंडे के विक्रेता से वाक युद्ध प्रारंभ कर देता है, यानी कि उसे अपनी बातों में उलझाना प्रारंभ कर देता है। क्या करता है, एक अंडे का विक्रेता है, वो रास्ते में अंडे बेचते हुए जा रहा था और उसे रास्ते में एक आलसी व्यक्ति मिला, उसके पास पैसे नहीं थे, ना तो कोई काम था। वो अंडे के विक्रेता से वाक युद्ध प्रारंभ करता है, यानी कि बातचीत करना प्रारंभ करता है। बात आगे बढ़ जाती है और फिर क्या होता है कि जो आलसी व्यक्ति होता है बहस करते हुए उस विक्रेता के टोकरी को सड़क पर गिरा देता है और उसके सारे अंडे फूट जाते हैं।
टोकरी में रखे हुए सारे अंडे क्या होते हैं, फूट जाते हैं, टूट जाते हैं। विक्रेता ने पंचायत इकट्ठा की, गांव के पंच को बुलाया और सभी व्यक्तियों को बुलाकर पंचायत इकट्ठा की और पंचायत में उसने कहा कि टूटे हुए अंडों के मूल्य चाहिए, यानी कि जो वाक युद्ध प्रारंभ करने वाला आलसी व्यक्ति था वो अब विक्रेता को टूटे हुए अंडों के सारे पैसे देगा। इस पर तय हुआ तो पंचों ने कहा कि आपके टोकरी में कितने अंडे थे, आपकी टोकरी में कितने अंडे थे। तो विक्रेता क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। विक्रेता कहता है कि यदि हम अंडों को दो दो करके गिने तो एक अंडा शेष बच जाएगा। क्या करें, दो दो गिनने पर एक बचेगा। क्या होगा, जब हम कैसे गिनेंगे, दो दो करके गिनेंगे, दो दो करके गिनने पर एक बचेगा। यानी कि अगर हम लोग अंडे उठाना प्रारंभ करें और दो अंडा एक बार में उठाएं तो इस प्रकार एक अंडा बच जाता है। आगे क्या कहता है, यदि हम तीन तीन गिनना प्रारंभ करें, तीन तीन करके गिनने पर दो बचेगा। अगर हम लोग तीन तीन अंडा उठाएं तो दो बचेगा। और यदि हम लोग चार चार अंडा उठाते हैं, चार चार करके गिनने पर, चार चार करके गिनने पर तीन बचेगा। यदि हम लोग दो दो अंडा उठाएं यानी कि दो दो करके गिनना प्रारंभ करें तो एक बच जाएगा। तीन तीन करके गिनना प्रारंभ करें तो दो बच जाएगा। चार चार करके गिनना प्रारंभ करें तो तीन बचेगा। और क्या होगा, यदि हम पांच पांच करके गिने तो कितने बचेंगे, चार बचेंगे, चार बचेगा। छह छह गिनने पर पांच बचेगा, पांच बचेगा। और सात सात गिनने पर सात सात गिनने पर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। कहता है पंचायत के सामने अंडे का विक्रेता बोलता है कि यदि दो दो अंडे गिना जाए तो एक बच जाएगा, तीन तीन गिना जाए तो दो बच जाएगा, चार चार गिना जाए तीन बचेगा, पांच पांच गिने तो चार बचेगा, छह छह गिना जाए तो पांच बचेगा। और यदि सात सात गिना जाए तो अंडे नहीं बचेंगे, यानी कि सारे अंडे खत्म हो जाएंगे। और मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते हैं। उसने ये भी कहा कि मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते हैं, अंडे नहीं आ सकते हैं। मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि टोकरी में कितने अंडे थे। क्या आप सब लोग ज्ञात कर सकते हैं, इस पहेली को ज्ञात कीजिए कि टोकरी में कितने अंडे थे। बताना है अतः कितने अंडे थे, जो आलसी व्यक्ति विक्रेता को उसका मूल्य चुकाएगा। इस पहेली को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आप लोग इस पहेली को बुक में भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि उसकी टोकरी में कितने अंडे थे, अंडों की संख्या ए थी। कितने अंडे, ए। अंडों की संख्या कितनी, ए थी। मान लीजिए कि टोकरी में अंडों की संख्या ए थी। चलिए हम इसे मिटाकर आगे लिखते हैं। मान लीजिए अंडों की संख्या ए है। आप लोग इसको याद रखेंगे कि दो दो करके जब
गिनेंगे तो 1 बच जाएगा। इसी प्रकार जब 7 7 करके गिनेंगे तो 0 बचेगा, 5 5 करके गिनेंगे तो 4 बचेगा। मान लीजिए अंडों की संख्या A है। मान लीजिए कितने अंडे हैं? अंडों की संख्या A है। टोकरी में A अंडे हैं। हमने मान लिया कि टोकरी में A अंडे रखे हुए हैं। तब हम उल्टे क्रम में कार्य करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर, और आप सबको पता है कि जो A संख्या है वो या तो 150 के बराबर है या फिर 150 से कम है। क्यों? क्योंकि अंडे 150 से ज़्यादा टोकरी में नहीं आ सकते हैं। जो A है वो कैसी संख्या है? A या तो A जो है या तो 150 के बराबर है। A क्या है? या तो 150 के बराबर है या फिर 150 से छोटी संख्या है। A की वैल्यू 150 के बराबर या तो A की वैल्यू छोटी है कितने से? 150 से। तो इसे हम इस प्रकार लिख देते हैं कि या तो A 150 के बराबर है या तो 150 से छोटी है। तो आप सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं अंडों को 7 7 के क्रम में लगाना प्रारंभ करते हैं। तो हमारे पास कितने अंडे बचते हैं? 0। यदि 7 7 गिने तो कुछ नहीं बचेगा। लिखा गया है, यही लिखा गया है ना, यदि 7 7 गिने तो कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा यानी कि जो A की वैल्यू है, A बराबर कितना है? 7 7 गिने तो कुछ नहीं बचेगा यानी कि 7p प्लस Q। Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 के स्थान पर कुछ नहीं बच रहा है। 7p प्लस 0 के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसके रूप में परिवर्तित हुआ और P क्या है? वेयर, यानी कि जहां P क्या है? यहां पर प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 और भी आगे हो सकती है। यदि 7 7 गिने तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए A बराबर 7p प्लस कुछ नहीं बचेगा मतलब रिमाइंडर 0। और P एक प्राकृतिक संख्या है जहां पर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? यदि 6 6 करके गिने तो कितने अंडे बच रहे हैं? 5 बचेगा। 6 6 करके गिने तो 5 बचेगा। तो A बराबर क्या हो जाता है? 6Q प्लस 5, क्योंकि 5 बच जा रहा है। वेयर Q मान लीजिए या फिर यस मान लीजिए या T मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, T ही मानते हैं। मान लीजिए T क्या है? यहां पर भी प्राकृतिक संख्या। और आगे देखते हैं, यदि 5 5 गिने तो 4 बचेगा, यानी A की वैल्यू 5 U प्लस 4 बच जाएगा। वेयर U क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम और लिखते हैं, इसी क्रम में हम और भी लिखते हैं। यदि हम लोग 4 4 गिने, मान लीजिए यहां पर हम कितना गिन रहे हैं? 4 4 गिने तो कितने बचेंगे? 3 बचेगा। इसको लिखेंगे A बराबर 4v प्लस 3। वेयर V क्या है? प्राकृतिक संख्या। V क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब आगे देखते हैं, हम लोग 5 5 गिन चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर 3 3 गिने तो कितने बचेंगे? 2 बचेगा। 2
बचेगा। तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर 3w प्लस 2, जहां w क्या है, प्राकृत संख्या, अपने आप से मान रहे हैं प्राकृत संख्या। एक और देखते हैं तो उसको हम यहां पर देख लेते हैं कि 2 2 गिने तो एक बचेगा, इसे लिखते हैं a बराबर 2x मान लेते हैं प्लस 1, वेयर x इज इक्वल टू, x क्या है, तो यहां पर ये भी हो जाएगा प्राकृत संख्या, x भी हो जाएगा प्राकृत संख्या। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम 7 7 गिने तो कुछ नहीं बच रहा है, 6 6 गिने तो 5 बचेगा, 5 5 गिने तो 4 बचेगा, 4 4 गिने तो 3 बचेगा, और 3 3 गिने तो 2, और 2 2 गिने तो 1 बच रहा है। आप लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हमें बताइए, 0 5 4 3 2 और 1। तो आप सब लोग देख पा रहे हैं आर की वैल्यू कितनी कितनी है, आर की वैल्यू बताइए हमें, और बी की वैल्यू क्रमशः बताइए। चलिए हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्या हटा देते हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पर सब में प्राकृतिक संख्या है, तो इसे हटाकर हम लोग यहाँ पर बी और आर की वैल्यू ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ हम लोग बार बार ज्ञात करते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या क्या है, तो b की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, यहाँ 7 6 5 4 3 और 2 आ जा रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर b की वैल्यू क्रमशः है 7 6 5 4 3 और 2, इतना है b की वैल्यू। आप लोग देखिए b यहाँ पर सभी वैल्यू किसकी है, b की, तो वही हमने लिखा है यहाँ पर b की वैल्यू। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं a को b से भाग देने पर शेषफल, जैसे ही हम इस प्रकार शेषफल क्रमशः r का मान कितना बच रहा है, जब हम लोग a को b से भाग दे रहे हैं तो r का मान यहाँ पर 0 है, और उसके बाद 1 है, 2 3 4 और 5। शेषफल आप लोग देख पा रहे हैं r की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, और साथ ही साथ b की वैल्यू भी आ गई है, r और b की वैल्यू प्राप्त हो गई। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर, क्यू का मान अपने आप से चेंज करते हुए हम लोग चले आ रहे हैं। तो आप सब लोग यहाँ पर समीकरण को लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, यहीं पर हो रहा है किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग। आप लोग देख पा रहे हैं कि यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग, जो कि एक विस्तृत एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया आप सभी लोगों को। और इसका प्रयोग हम लोग अब किस प्रकार से करेंगे यहाँ पर, तो आप सब लोग पुनः पहेली पर आ जाइए और बताइए कि क्या आप यहाँ पर अंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो बिल्कुल ज्ञात किया जा सकता है। 7 के ऐसे गुणज को खोजिए, 7 के ऐसे गुणांक को खोजिए जो इन सब के सभी मानों को संतुष्ट कर दे, इन सब के यानी कि ऐसा गुणांक जो सभी मानों को संतुष्ट कर दे, a की वैल्यू समान आ जाए। 7 का ऐसा गुणांक जो सभी समीकरण को संतुष्ट कर दे, इस समीकरण सभी समीकरण को संतुष्ट कर दे, ऐसा मान खोजिए, तो यह समीकरण हमें सॉल्व हो जाएगा और अंडों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 7 का ऐसा समीकरण यानी कि यहाँ पर 7 का ऐसा गुणनखंड बताइए, यानी कि यहाँ पर क्या गुणांक बताइए जो इन सभी समीकरणों को संतुष्ट कर दें। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यदि हम मान लीजिए 17 रख दें तो 17 सत्ते 119 होता है, यहाँ पर 17 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि कितना यहाँ रखें 7 सत्ता 49, 7 के नम 7 4 11, और उसके बाद फिर यहाँ पर 6 सत्ते 42, 6 के नम 6, और उसके बाद यहाँ पर 6 4 10, और यहाँ पर यदि हम 17 रखें तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 के नम 5 3 8, 17 पचे 85, यानी कि यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखिए,
ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखिए जो इन सभी समीकरणों को संतुष्ट कर दे। तो कौन सी वैल्यू है जो समीकरण को संतुष्ट करेगी? तो आप लोग यहाँ पर इसको किस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? तो आप लोग जांच और भूल विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करके अंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जांच और भूल विधि द्वारा क्या करेंगे? यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करेंगे और अंडों की संख्या आ जाएगी 119। अतः वो जो वाक युद्ध किया था आलसी व्यक्ति, उसको 119 अंडों की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस प्रकार हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आप सबको इतना समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको सॉल्व करके। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है 17 और 6, ज्ञात क्या करना है? निम्नलिखित बात का अनुभव करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 17 और 6 दिया गया है। यहाँ पर a की वैल्यू कितना है? 17 है और b की वैल्यू कितना है? 6 है। चलिए हमें पता है a बराबर होता है b क्यू प्लस r। तो a की वैल्यू क्या है? 17 है। तो हमें 17 को सॉल्व करना है। कितना आ जाएगा? तो b की वैल्यू है 6 दूनी 12 प्लस 5 हो गया कितना? 17। 6 दूनी 12 प्लस 5 ये हो गया अपना 17। 17 में 6 दो बार जाता है और शेषफल 5 बचता है। अगला है 5 और 16 है, 5 और 12 है। तो क्या करेंगे? a की वैल्यू दिया गया है 5 और b की वैल्यू दिया गया है 12। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 0 प्लस 5 होगा या नहीं? 12 0 0 प्लस 5 ये 5 आ जाएगा। आखिरी है यहाँ पर 20 और 4 दिया गया है। a बराबर है 20, b बराबर 4। तो 20 बराबर क्या होता है? 4 गुणे 5 प्लस 0 आ गया कि नहीं? 20। r की वैल्यू 0 यानी रिमाइंडर 0 हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि जो a की वैल्यू है वो क्या है? b क्यू प्लस r। a की वैल्यू b क्यू प्लस r होता है और हमेशा जो r की वैल्यू होती है वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी और हमेशा b से छोटी होती है। यही प्रतिबंध हमें प्राप्त हुआ है कि a की वैल्यू b क्यू प्लस r 0, r की वैल्यू जो होती वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी, लेकिन हमेशा b से क्या होगी? छोटी। देखिए b की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 0 है। b की वैल्यू 6 है, यहाँ पर कितना है? तो जो r की वैल्यू होती है ये वाला समीकरण देखिए, a बराबर b क्यू प्लस r। b की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 5। यहाँ पर देखिए b की वैल्यू 12 है और r की वैल्यू 5। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि जो r की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी तथा b से हमेशा छोटी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि r और q शून्य भी हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर q की वैल्यू शून्य यहाँ दिया गया है। r और q शून्य भी हो सकते हैं। आप लोग इसके आगे अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सॉल्व करके यहाँ पर हम लोग इस परिणाम पर पहुंचते हैं। पूरी प्रमेयिका को सॉल्व करने के बाद इस परिणाम पर पहुंचते हैं और इसका प्रयोग हमें दो पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात करने में किया जाता है। दो पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात करने में किया जाता है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल और इसके चरण पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि आप सबको वीडियो समझ में आया है तो अच्छी बात है, वीडियो को एक बार शेयर कीजिए। यदि अच्छे से नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवालों पर चर्चा होगी कल और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।